बहुत ही बड़ा आधार है। रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी शोध प्रविधि क्या है, आपने किस तरीके से उसको किया। मैंने आपको भी बताया कि 5 प्रकार की रिसर्च टूल होती है, और मेथोडोलॉजी जो 6 प्रकार की रिसर्च होती है। आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया है, वर्णनात्मक शोध किया है, प्रयोगात्मक किया है, व्यवहारिक शोध किया है, ऐतिहासिक शोध किया है, या रचनात्मक किया है। ये सब शोध के प्रकार है। आपको उसका स्पष्ट उल्लेख करना। जो प्योर रिसर्च है, शुद्ध रिसर्च है, वो प्योर साइंस में जाते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले। लेकिन वर्णनात्मक है, अन्वेषणात्मक है, तुलनात्मक है, ऐतिहासिक शोध है, तो हम उसको ह्यूमैनिटी या मानविकी या एजुकेशन करते हैं। आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 5 रिसर्च टूल का यूज करें। आप 1 या 2 भी रिसर्च टूल का यूज करते हो तो आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन अवलोकन मस्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कोई भी सुनी चीज गलत हो सकती है, कोई बताई चीज गलत हो सकती है, बड़ी चीज गलत हो सकती है। लेकिन आपने जो चीज को स्वयं देखा, आपने जिस चीज को स्वयं पढ़ा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी पंडो प्राइज काम, एक छोटी सी रिसर्च थी कि उनका जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम है, उनके जो परंपरागत उनकी चिकित्सा पद्धति है, वो उस पर काम। तो कई बार हम लोग गाँव जाते थे और उनसे पूछते थे कि किसी व्यक्ति को मलेरिया क्यों हो रहा, पीलिया क्यों हो रहा है, बीमारी क्यों हो रही है, उसका नहीं के कारण बताता है। लेकिन हम लोग उन कारणों को कई बार नहीं बताता है जो एक्चुअल कारण हो रहे। अब हमने देखा कि वो बता रहे हैं इन्फेक्शन हो रहा है, उनको पेट संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, मलेरिया भी, लेकिन बगल में गड्ढे में पानी भरा हुआ है, दूषित पानी पी रहे हैं, वो इस चीज को भी बताएगा। तो बोलेगा कि साहब ऐसा हुआ है, ये हुआ, वो बहुत सारे रीजन आपको बता। लेकिन आपने अपने अवलोकन में देखा ना कि भी उसके घर के बगल में गड्ढा है, उसमें पानी बहुत सारा, तो मलेरिया तो हो गई, मच्छर है उसमें तो मलेरिया तो होगा। ऑब्जर्वेशन किसी भी रिसर्चर के लिए बहुत ही बड़ा जैसे बोलते हैं ना, बाज की आंख की तरह काम करती है। आज बहुत ऊंचाई तक उड़ता है कि उसकी दृष्टि कहाँ होती है, अपने शिकार को, अपने ऑब्जेक्ट को। इसी तरह रिसर्चर के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत यूजफुल होता है। उसके बाद आप शेड्यूल में जाइए, क्वेश्चन में जाइए, इंटरव्यू करिए, केस स्टडी करिए, ये आपके रिसर्च के टॉपिक पर डिपेंड है। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस एंड प्लानिंग। अब आपने डेटा ले लिया, आपको गाजर का हलवा बनाना है, आपने सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया, आपने गाजर कलेक्ट कर लिया, शुगर कलेक्ट कर लिया, आपने घी कर लिया, किचन की व्यवस्था कर ली सारी। अब उसको आपको बनाना है। बनाने की टेक्निक होती है। अगर मैं एक ही मटेरियल सबको दूं, यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे हैं लगभग नियर अबाउट 80-100 होंगे, सबको अगर एक ही मटेरियल दूं, एक ही सारी चीज क्वालिटी दूं, लेकिन सबका जो गाजर के हलवे का टेस्ट होगा अलग अलग। क्यों होगा? क्योंकि सबकी टेक्निक अलग है। वो आपका रॉ मटेरियल है। इसी प्रकार होता है कि हमने सारी जानकारी ले ली और हमने उसका एनालिसिस कैसे किया, डेटा का एनालिसिस करना और उससे रिजल्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सामान्य वे में बना, हमने एक क्या किया, एक ने हलवा बनाया, सिंपल बना के दे दिया, दूसरे ने थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दिया, थोड़ी सी और ऐसा इसेंस डाल दिया जैसे यूज करते हैं। तो ये इसेंस जो होता है, ये 100% में डेटा एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहा जाता है। सांख्यिकीय विश्लेषण। आपने कोरिलेशन निकाल दिया, आपके रिजल्ट पेपर की वैल्यू बढ़ गई, आपने कहीं टेस्ट में कर दिया, आपने लीडर स्केल को यूज कर लिया, बहुत सारी चीजों को यूज कर लिया, तो आपके शोध पत्र की वैल्यू बढ़ जाती है। डेटा एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी कुशलता पता चले कि आपकी कुशलता कैसी है। ठीक है ना? कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई अमुक व्यक्ति चाय बहुत अच्छी बनाता है, क्या बनाता है? पानी वो भी डालता है, दूध वो भी डालता है, शक्कर वो भी डालता है, सब लोग डालते हैं, लेकिन उसका क्या टेस्ट का नाम? टेक्निक। उसके पास टेक्निक है। रिसर्चर को ऐसी ही टेक्निक अपने आप में डेवलप करना।
नेक्स्ट है पेपर। अब देखिए पेपर का स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा और फॉर्मेटिंग कैसे शोध पत्र को आपको लिखना और बताना है। सबसे पहले और टाइटल होना चाहिए। मैंने बोला टाइटल आपका, अगर आप एक दो साइज बना रहे हैं, टाइटल आपका बोल्ड में होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए और एक्सपोज होना चाहिए कि देखते ही आपके पेपर हमने देखा और आपका टॉपिक है और बहुत ही लेंथी टॉपिक कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुत लंबा टॉपिक और बहुत छोटा टॉपिक नहीं होना चाहिए। और टॉपिक में कई ऐसे वर्ड यूज किए जाने चाहिए जिसका आपको, चूंकि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, जिसका ह्यूमैनिटीज या शोध पत्र में कुछ वैल्यू हो, मूल्यांकन करना, ठीक है ना। सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों की, ठीक है ना, अवेयरनेस का तुलनात्मक मूल्यांकन करना, तुलनात्मक अध्ययन करना, तुलनात्मक विश्लेषण करना। या सरगुजा जिले की जनजातियों में सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करना, या जनजातियों में आईसीटी के प्रभाव का अध्ययन करना, सरगुजा जिले के विशेषण। क्योंकि मैंने 3-4 टॉपिक आपको बताया, एकदम शॉर्ट है, एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद टाइटल के बाद ऑथर का डिटेल होना चाहिए। आप शोध पत्र लिख रहे हो, आपका नाम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके नाम के आगे आपका कैप नहीं होना चाहिए, आपका उद्बोधन नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोग लिखते थे, जैसे मैं लिखूंगा डॉक्टर रविन्द्रनाथ शर्मा, डॉक्टर जया शर्मा, या अमुक आपको का जो भी नाम, या मैंने पांडे मैडम का नाम लिखा, श्रद्धा मैडम का नाम लिखा। कभी भी डॉक्टर श्री श्रीमती शोध पत्र में नहीं लिखा जाता। आप लिखिए। और अगर आपके साथ और भी आर्टिकल है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन में मैक्सिमम 3 आर्टिकल अलाउड होते हैं और नेशनल पब्लिकेशन में कई जर्नल वाले 4 आर्टिकल अलाउड करते हैं। चारों का आप नाम लिखो। आपने नाम लिख दिया और नाम के ऊपर एक छोटा सा स्टार लगा कि अगर डॉक्टर रविन्द्रनाथ शर्मा है, डॉक्टर किसी का भी नाम है, डॉक्टर संजय सिंह है, डॉक्टर अजय तिवारी है, कोई भी है, तो कौन है, स्टार लगा के उस स्टार को आप आइडेंटिफाई करो, बता दो कि कौन है। विभागाध्यक्ष कला है, समाज का विभाग, या आपका जो भी एड्रेस हो उसको आप वहाँ पर बता दो। और नीचे यहाँ पर एक गलती और जनरली करते हैं कि ऑथर डिटेल में मोबाइल नंबर देते हैं, कभी नहीं देना। आपको अपना ईमेल नंबर जरूर देना, ताकि अगर कोई आपसे करस्पॉन्डेंस करता है या कोई आपसे काम करता है, आपको किसी टूल के माध्यम से आपसे जानकारी लेना चाहता है, तो आपको ईमेल के माध्यम से आपसे संपर्क करें। ठीक है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं संक्षेपिका। हम किसी भी चीज को बताने के पहले हम थोड़ा सा उसको ब्रीफ करते हैं। हम बताते हैं हमने अगर साइबर क्राइम पे काम किया है, हमने आईसीटी पे काम किया है, हमने एजुकेशन की वैल्यू पे काम किया है, हमने अवेयरनेस पे काम किया है, तो हम थोड़ी सी उसकी वहां पर एब्स्ट्रैक्ट बताएंगे संक्षेपिका। लेकिन ये संक्षेपिका मैक्सिमम 8 या 10 टाइम से बड़ी नहीं होनी चाहिए। पता चला कि आपका संक्षेपिका ही 2 पेज का छनिया, क्योंकि अगर आप अपनी बात को कम से कम शब्दों में ब्रीफ नहीं कर सकते तो आपके लिए कम, आप बहुत अच्छे रिसर्चर नहीं माने जाओगे, आपकी रिसर्च पेपर रिजेक्ट होने की पूरी संभावना। और किसी भी तरीके को टैक्टफुली हैंडल करना, किसी भी तरीके को वैज्ञानिक तरीके से करना, शोध की भाषा में करना। जैसे आपने एक जो शोधार्थी नहीं है, जो बीएड का स्टूडेंट नहीं है, वो क्लास में जाता है, आप तो टीचर बनने के लिए बीएड कर रहे हो, वैक्यूम टीचर है, फिर टीचर की कुशलता कहाँ हो? एक सामान्य जो बीएड नहीं किया है वो टीचर क्लास में जाता है और बोलता है पृथ्वी गोल है, बच्चे का दिमाग घूम रहा है गोल 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 गोल। लेकिन आप जाते हो क्लास में, आप जाओगे क्लास में तो आप उसी बात को क्या बोलोगे, पृथ्वी गेंद की तरह बोलोगे। देखिए बात उसने भी सही की, आपने भी सही की, आपने थोड़ा सा टैक्टफुली वैज्ञानिक तरीके से। अब क्या हुआ, आपने बोल दिया पृथ्वी गेंद की तरह गोल है, बच्चे के दिमाग में बैठ गया, उसके दिमाग में पृथ्वी का सेट बैठ गया, अब उसको किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, आपने उसके दिमाग में बैठा दिया। इसी प्रकार की संक्षेपिका होती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है कि आपने अपनी बात क्या करना है, आपको संक्षेपिका पढ़ के भी एक्सपर्ट हो, सामने वाला समझिए कि आपने रिसर्च पेपर में क्या कहना है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इंट्रोडक्शन, भूमिका। भूमिका में जनरली क्या होता है कि मैं अगर साइबर क्राइम पे टाइम काम कर रहा हूँ या किसी टॉपिक पे, लोग उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम के प्रकार क्या होते हैं। ये बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। आपको इंट्रोडक्शन को भी 8-10 लाइन में बताना है कि मैं अपने शोध पत्र में इस टॉपिक पे मैंने काम किया है, मेरा फाइंडर ये है और मैंने इन रिसर्च टूल का उपयोग किया है और इस तरीके से इस रिसर्च की वैल्यू है। अगर मैं साइबर क्राइम पे काम कर रहा हूँ तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दी। मैं एजुकेशनल अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ तो ये मेरा शोध पत्र क्यों मैंने इस पे काम किया, मैंने इस टॉपिक को उपयोग किया, बहुत ब्रीफ में संक्षेप में आपको इंट्रोडक्शन के माध्यम से बता दूं। नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू, मैंने आपको बताया था जो लिटरेचर रिव्यू होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूर्व में हुए शोध कार्यों की समीक्षा। हमसे पहले साइबर क्राइम पे या मैं जिस टॉपिक पे या क्राइम पे काम कर रहा हूँ कितने लोगों ने काम किया, ये कहाँ मिलेगा आपको ये लाइब्रेरी में मिलेगा। आपको बहुत सारी लिंक है, वेबसाइट है, शोध गंगा है, शोध सिंधु है, शोध गंगोत्री है, बहुत बड़ी बड़ी साइट है। शोध गंगा में तो आपको अभी तक जितनी रिसर्च हुई है सब वहाँ पर डाउनलोड करके अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर अपने टॉपिक से रिलेटेड खोल के देख सकते हो, लेकिन नकल नहीं करना क्योंकि आपके शोध पत्र का प्लेगरिज्म होता है। अब ना नकल चोरी के सॉफ्टवेयर है और चोरी बताता है, पूरे एक लाइन को स्कैन करता है और अगर आपका 8% से ज्यादा बताया 8% से ज्यादा कहीं से लिया गया है तो उसकी अनुमति नहीं मिलेगी। बोलते प्लेगरिज्म माने आपने कहीं से चोरी की। 8% तक अलाउ है। क्यों अलाउ है? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है कि लाइन यूज स्कैन करता है, किसी से भी एक लाइन मैच हुआ तो उसको तुरंत प्लेगरिज्म बता देता है कि तो आपको नकल नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए अगर उससे पहले जैसे बीकापुर में एडिशनल एसपी के पंकज उन्होंने मेरे में पेश की, मैंने हम लोगों ने देखा तो एक उत्पल दत्त नाम के दिल्ली में उन्होंने साइबर क्राइम पे बहुत काम किया। हम लोगों ने उनको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में तो हमने भी उनकी रिसर्च को भी और उनके द्वारा किए गए कार्य को बताइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लिटरेचर रिव्यू में लिखने का तरीका है कि साइबर क्राइम पर 1958 में उत्पल दत्त ने अपना अध्ययन दिल्ली में किया और उन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि जो साइबर क्रिमिनल है दे आर स्ट्रांगली टेक्निकली स्ट्रांग, बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। ये आप लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा, झारखंड में एक जगह है जामताड़ा, नाम सुना है लोगों ने? कैसे सुना है? सबसे ज्यादा साइबर क्राइम वही हो रहा है और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि वहाँ पे जो गैंग पकड़ा गया जो साइबर क्राइम करता था, कई बार अंबिकापुर में लोगों को उन्होंने ठगा, वो सब चरवाहे, कोई 8वीं से ज्यादा नहीं पढ़ा। अब बताइए 8वीं जो भी पढ़ा है वो बड़े बड़े कंपनी वालों को ठगे। तो साइबर क्रिमिनल बहुत एक्सपर्ट होता है अपने सब्जेक्ट में, यहाँ पर एक्सपर्ट का रिलेशन एजुकेशन से भी सिर्फ अवेयरनेस। तो इस तरीके से आप 5 या 7 रिव्यू ऑफ लिटरेचर जरूर दीजिए, करेक्ट दीजिए और प्रासंगिक दीजिए जो आपके रिसर्च से जुड़ा हुआ। उसके बाद है मेथोडोलॉजी, जो मैंने आपको बताया कि आपको मेथोडोलॉजी यूज करनी है। आपने किस मेथड का उपयोग किया? अगर मैंने अवलोकन का उपयोग किया, मैंने इंटरव्यू मेथड का उपयोग, तो कई लोग यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बताने लगते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, गुडेन हॉल्ट ने क्या परिभाषा दी, सदरलैंड ने क्या परिभाषा दी, बोगाडस ने बिल्कुल भी देना नोट है, निबंध है, रिजेक्ट हो जाएगा आपका रिजल्ट। आप सिर्फ ये बताइए कि मैंने अपने शोध पत्र में किस रिसर्च टूल का उपयोग किया और क्यों किया, थोड़ा सा उसको 2 लाइन में जस्टिफाई करें। ठीक है, नेक्स्ट है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, हमने अपनी मेथोडोलॉजी भी बता दी, हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर बता दी। अब हमारा परिणाम क्या है, हमारा रिजल्ट क्या है, और अगर इस रिजल्ट में अगर आवश्यक हो, अगर आपको लगता है कोई टेबल बना के देना है, टेबल बना के दे दीजिए। आपको कोई मेथोडोलॉजी लिखनी है, मेथोडोलॉजी बता के दे दीजिए। आपका जो रिजल्ट है उसको आपको यहाँ पे ब्रीफ में बताना है, उसका
विवेचना करना, बताना है कि हमारे शोध पत्र में ये रिजल्ट आया और हमने इस तरीके से रिजल्ट निकाला। नेक्स्ट है कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आपने रिसर्च कर लिया, आपने पूरी मेथड यूज की, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, आपने रिजल्ट बता दिया, लेकिन उसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? क्योंकि कोई भी रिसर्च आने वाली रिसर्च की को रास्ता दिखाती है, उसकी आधारशिला होती है, उसका वे बताती है, तो आपको अपना कंक्लूजन जरूर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कई इंटरनेशनल जो रिसर्च जर्नल है बहुत फोकस होते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। कंक्लूजन बताइए कि आपके क्या निष्कर्ष है, क्या करना चाहिए? अगर साइबर क्राइम से लोग आगे जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? आपका सजेशन क्या है? मान लीजिए अगर साइबर क्राइम हो रहा है तो हम आईसीटी का यूज करना बंद कर देंगे, मोबाइल का यूज करना बंद कर देंगे, आप पॉसिबल है क्या? आपको 1 घंटे अगर मोबाइल से दूर रख दिया जाए तो आप लोग को लगेगा प्राणवायु बंद हो गई, नहीं कर सकते, हम लोग भी नहीं कर सकते। मोबाइल इतनी मस्त हो गई है, इसेंशियल हो गई है। आपको एक चीज मालूम है, जब आईसीटी और मोबाइल आई थी तो प्लानिंग कमीशन उस समय ने घोषणा की कि जो मोबाइल फोन रखेगा उसको हम लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं मानेंगे, वो गरीबी रेखा हो जाएगा। मोबाइल का यूज इतना हुआ कि आप जाके देखो, जो ट्रेन वगैरह में जाके देखो, जो भीख मांगते हैं ना वो भी मोबाइल। प्लानिंग कमीशन को अपनी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ गई। मोबाइल इतनी मस्त हो गई और इतनी आवश्यक और सहायक चीज हो गई, विशेष रूप से रिसर्च और टेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट है रेफरेंस, मैंने आपको बताया कि इनको संदर्भ देना है। ये संदर्भ भी रिसर्च पेपर में बहुत ज्यादा हो तो 7-8 होना चाहिए, कई लोग का 1.5 पेज का रिसर्च होता है, करेक्ट रिसर्च होना चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। रेफरेंस देने का मतलब है कि मैंने जो शोध पत्र किया है, मेरे इस यहाँ से लिया गया है या इन आथर ने इस पर काम किया है, जो मेरे से मिलते जुलते हैं, इनको जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इनका उपयोग किया है, इनका। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना साइटेशन और रेफरेंस के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो भी रेफरेंस लिखने का तरीका होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग यूज करते हैं। देखिए मैंने लिखा है APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने फॉर्मेट बनाया है। कैसे रेफरेंस देते हैं आप, एक थोड़ा सा नीचे आके देखिए, रेफरेंस फॉर्मेट अगर बुक कर देना है तो देखिए सबसे पहले आर शर्मा, सबसे पहले उनका उपनाम को पहले लिखा जाता है। यहाँ पे RH शर्मा नहीं लिखा, आर शर्मा नहीं लिखा, पहले शर्मा लिखा। और बुक है तो ये हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। और उसके बाद मैंने उसका टॉपिक लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन, ABC पब्लिकेशन। ठीक है, किसी वेबसाइट का देना है उसका साइटेशन को आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने आप देखिएगा जब ब्रैकेट में 2024 लिखा है AI टूल्स फॉर लर्निंग एजुकेशन टुडे, फिर मैंने देखिए लिंक दिया हुआ, इस लिंक पर जाकर अगर सामने वाला या कोई भी एक्सपर्ट है इसको देखना चाहता है तो वहां पर जाकर देख सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं APA, जनरली सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में ये मेथड बहुत ही ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट है MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये भी एक एसोसिएशन, इसमें भी एक रेफरेंस और साइटेशन देने का एक फ्रेमवर्क बताया है, स्टाइल बताइए। इसमें देखिए लिटरेचर है, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स, जितने लिटरेचर के सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज है या सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, आपका एजुकेशन भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसको कोई भी रेफरेंस देने के लिए आप देखिए, जैसे उसने क्या किया, पहले वाले में क्या किया था, APA में क्या किया, शर्मा और ब्रैकेट में ईयर लिखा। लेकिन यहाँ पर जो इनका तरीका है, इन्होंने क्या किया है कि ब्रैकेट में शर्मा 45, मान लीजिए जो भी आपका ईयर है उसको यहाँ पर डाल दिया और फिर वर्क साइटेशन को किया। जैसे आप देखिए शर्मा कामा रवि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन ACP पब्लिकेशन, और ईयर को लास्ट में कर दिया, ईयर को क्या किया है लास्ट में ब्रैकेट से किया। ये NLA पैटर्न आपको सोशल साइंस में ह्यूमैनिटीज में इन्हीं 2 पैटर्न को यूज करना है।
ठीक है। अगर वेबसाइट से आपको रेफरेंस लेते हो तो उसका लास्ट में आपको साइटेशन को यहाँ पर बताना क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। एक आपको कौन सा कई रिसर्च जर्नल ऑफर करती है, कई रिसर्च जर्नल का पैटर्न है, वो आपसे बोलती हैं कि आप हमारे रिसर्च जर्नल में अगर पब्लिकेशन कराना चाहते हैं तो आप एपीजे में मुझे हमें रेफरेंस बना दीजिए, तो जैसा वो डिमांड करती है आपको देना है। 99% इन दोनों में हम लोग जनरली को यूज करते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से अगर रिसर्च देते हैं तो आपका रिसर्च पेपर वाम माना जाएगा, ये माना जाएगा कि आपको रिसर्च पेपर की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ये साइंस के सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, जितने टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्योर साइंस है, उसमें ये वाला रेफरेंस देने का तरीका इसमें ये वाला दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जनरली ये नंबरिंग करते हैं, हमने उसको अल्फाबेटिकल जमा के दिया, यहाँ पर नंबरिंग किया। आज सर मैंने एक ही रेफरेंस को आपको किलो में बताया कि अगर एक ही रेफरेंस किलो में बदलता है तो किस तरीके से बदलता है। अब आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन न्यू दिल्ली, हमारे पब्लिशर का स्थान कहाँ से पब्लिश हुआ, एक इसकी पब्लिकेशन और लास्ट में जो ईयर दिया है उसको ब्रैकेट में दीजिए। अगर इसके बाद में आप एक बुक का रेफरेंस, अगर रिसर्च जर्नल का रेफरेंस होगा तो आप ईयर के बाद पीपी करके पेज दे सकते हैं। अगर सिंगल पेज है तो एक पी होगा, अगर एक से ज्यादा पेज है तो आपके डबल पी लगा के यहाँ पे दिया जाएगा। वेबसाइट का भी सेम ऐसे ही है कि लास्ट में वो यहाँ पर एक को। अब आपको लास्ट में हम लोग मिस्टेक करते हैं, एक शोध पत्र बनाने में हमसे कहाँ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान देना। पहला चीज होता है कि विद टॉपिक सेलेक्ट, हम बहुत कमजोर टॉपिक लेते हैं। कमजोर टॉपिक का मतलब होता है ऐसा टॉपिक जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, महिलाओं में घरेलू कार्यों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम, एक मैंने टॉपिक, ये बहुत बड़ी टॉपिक माना जाएगा क्योंकि ऐसी कोई दुनिया में महिला नहीं होगी जो घरेलू काम नहीं करती। जेंट्स भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, लेकिन हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि महिलाएं घरेलू काम में ज्यादा इन्वॉल्व होती है, महिला वर्ग ही घरेलू काम से जुड़ा हुआ है। अब मैंने इसी को स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाया, मैंने इसी को स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाया, इसी को सशक्त टॉपिक बनाया, तो क्या हो जाएगा, कामकाजी महिलाओं में घरेलू कार्यों के प्रति जागरूकता। देखिए मैंने उसी टॉप को लिया क्योंकि कामकाजी महिलाएं, मैडम लोग जितनी बैठी हैं, इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, घर में भी काम करना है, यहाँ भी आके काम करना है, खुश भी रहना है, क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर जैसा भी हो, जो हस्बैंड है हमेशा भले ही उसकी बीवी कलेक्टर क्यों ना हो, वो एक्सपर्ट क्या करेगा, शाम को चाय बना के करेगा, तो सोशल स्ट्रक्चर। तो मैंने इसको स्पेसिफिक बना दिया, कामकाजी महिलाओं। जैसे एक वीक टॉपिक का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, एक ने लिखा कि माध्यमिक शिक्षा में, माध्यमिक स्कूलों में महिला शिक्षिकाओं की जागरूकता करना। आप बताओ इसमें गलत क्या है, वो बता सकते हैं क्या चीज गलत है? इसमें गलत हो गया कि जब वो महिला है, शिक्षिका है तो महिला तो होगी, या तो महिला शिक्षकों लिखो या सिर्फ शिक्षिकाओं लिखो। तो हमारा टॉपिक कई बार टेक्निकली बहुत ही वीक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसकी प्रासंगिकता नहीं होती, तो इसलिए वो टॉपिक हम वाली सबसे बड़ी गलती है। दूसरा क्या है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा जो स्टडी एरिया है, जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है, वो काफी बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है। मैं अगर ये करूं कि सरस्वती कॉलेज के लड़के लड़कियों में कैरियर के प्रति जागरूकता करें, इसको मैं थोड़ा सा और इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा दूं, क्योंकि सिर्फ साइज बहुत छोटा हो रहा है हमारा यहाँ, इसको मैं और तरीके से बता दूं। मैं बता दूं कि अंबिकापुर शहर में या सरगुजा जिले में महिला महाविद्यालय और कॉमन महाविद्यालयों के ये लड़के लड़कियों में कैरियर जागरूकता है।
तो यदि इसकी क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, विस्तृत हो गया, विशाल हो गया, उसका जो रिजल्ट होगा हमारे लिए यूजफुल और बहुत अच्छा। नेक्स्ट है मिसिंग साइटेशन। साइटेशन को मिस कर दिया हमने, दृष्टांत को मिस कर दिया हमने, रेफरेंस को मिस कर दिया हमने, गलत बता दिया हमने, सही नहीं बताया, तो हमारा रिसर्च पेपर जितना ज्यादा साइटेशन होगा, दृष्टांत होगा, उस रिसर्च पेपर को बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है ओवरड्राउन स्लाइड और पैराग्राफ। बहुत ज्यादा स्लाइड हो, अभी आपको मैं अगर 100 स्लाइड याद बताऊं तो सब बोलने लगोगे, मैडम तो कोई काम सर कौन तो करना है तो बोल कर दिया, फिर तो बोल रहे, ऐसा नहीं। बहुत ही जो हमारा स्लाइड है या जो पैराग्राफ है बहुत सीमित और लिमिटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रामर एंड फॉर्मेटिंग एरर। ग्रामर की फॉर्मेटिंग एरर हो तो कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड हो सकती है। और लास्ट में मैं हमको एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर हायर एजुकेशन में बनाना है, तो सबसे पहले शर्त हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन है, रिसर्च प्रॉब्लम है, कम होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा टॉपिक या रेफरेंस नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाला उत्तर देने में हम महसूस करें। एकदम सटीक क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं किसी हेल्थ अवेयरनेस पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको पूछूंगा क्या बीमार होने पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बीमार होने पे क्या करते हैं, अब वो कंफ्यूजन क्या करते हैं, सब लोग करेंगे। अब मैंने इसको रिसर्च की भाषा में क्या पूछ लिया कि क्या आप बीमार होने पर अपने वैद्य दुनिया के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अब उसको क्लियर है तो सटीक बता देगा कि नहीं साहब मैं तो वैद्य दुनिया के पास जाता हूँ, मैं तो डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर मेडिसिन लेने का, एकदम बिल्कुल फुल क्लियर होनी चाहिए। और आपके जो सोर्स है क्रेडिबल होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए। आपने जहाँ से साइटेशन या रेफरेंस किया ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली रिसर्च पेपर में एक गलती होती है, लोग टेक्स्ट बुक सोशियोलॉजी का रेफरेंस देना तो पूछता है सर आपका क्या प्रकाश है, किसी भी पब्लिकेशन किसी भी पर कभी भी टेक्स्ट बुक का रेफरेंस मत दीजिए, नहीं देना चाहिए। हमेशा रेफरेंस बुक करें, संदर्भ ग्रंथ का हमेशा रेफरेंस दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो साइटेशन है करेक्ट होना चाहिए, और ये कुल मिला के आपका जितना भी पूरा आपने अपने स्कोर पत्र में बताया है, आपने जितने भी लिखा है उसको बहुत टेक्निकल तरीके से अच्छे तरीके से टाइप कराइए, पर्याप्त मार्जिन छोड़िए। मार्जिन रिसर्च पेपर में छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है ताकि अगर एक्सपर्ट उसको चेक कर रहा है, एक्सपर्ट उसको जांच रहा है, तो बगल में उस पेज में उसको जगह हो कि वो अपना कमेंट दे। और रिसर्च पेपर हमेशा एक तरफ लिखना पेज पर बाकी नहीं, एक तरफ हम लोग इसलिए अफर करते हैं ताकि एक्सपर्ट को अगर कुछ सुधारना है तो आपके दूसरे खाली पेज पर, प्लेन पेज पर वो अपने कमेंट्स वगैरह आपको क्या कर सकता है। और हमेशा उसके बाद इसके अच्छे रिपोर्ट दिखाइए, और जिस जर्नल में भेजे हैं उस जर्नल के पहले उनका फॉर्मेट आपकी वेबसाइट पे देखिए, या उनसे आप मांग लीजिए कि आपके जर्नल में अपना रिसर्च पेपर में आपका फॉर्मेट है। कई बार लोग क्या होता है, कई में देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, कई में क्या होता है सिर्फ मेथोडोलॉजी दी होती है, कई में क्या होता है रिजल्ट का डिस्कशन को पहले दे देता है, और कई में लास्ट में जैसे कंक्लूजन वर्ड यूज किया है वहां पर वो क्या करते हैं समरी होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, वो उनका जो भी फॉर्मेट है वो इस तरीके से अपलोड करते हैं। आपका अध्ययन बहुत अच्छा है, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, आपने डीप व्यू ऑफ लिटरेचर किया है, आपने बहुत कम समय में कम शब्दों में अपनी बात को बहुत इफेक्टिव तरीके से लिखा है, आपका साइटेशन अच्छा है, तो आपके रिसर्च पेपर को बेस्ड रिसर्च पेपर बनने से कोई भी नहीं। इसलिए बहुत अच्छा सुधार करने के लिए आपको इन सब सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा।
आप लोग इस मामले में बधाई की बात हो कि आप लोग एजुकेशन के स्टूडेंट हो, एजुकेशन तो आपका टॉपिक, आप साइंस वाले भी हो, साइंस भी पढ़ते हो ना, साइंस के भी सब्जेक्ट आप पढ़ते, आर्ट्स के, आप लोग कहीं भी किसी भी फील्ड में जाकर टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसा विंडो है जिससे किसी भी डिसिप्लिन का तो आप लोग तो मामले में ऑलराउंडर हो ही, बस थोड़ी सी आपको बात वाली दृष्टि रखनी है। और मुझे लगता है कि बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ है, मैंने कम से कम सब लोगों को बताने के लिए प्रयास किया। अच्छे पेपर